हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं ज्योमेट्री के अगले सीरीज में चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें समांतर चतुर्भुज के परिभाषा तक आप लोगों को पिछले सीरीज में मैंने बता दिया। आज हमारा है समांतर चतुर्भुज के गुण। तो समांतर चतुर्भुज के गुण, जिसमें सबसे पहला है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहां पर ए बी बराबर डी सी। तो पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जैसे यहां पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला गुण हुआ। दूसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब कि आमने सामने का जो ये कोण है, कोण ए और कोण सी, इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दूसरा गुण आप लोग नोट कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी यानी कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ये आपका दूसरा गुण हो गया। समांतर चतुर्भुज के बारे में पिछले सीरीज में मैंने जो बताया, समांतर चतुर्भुज का परिभाषा। समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। जैसे ए बी समांतर डी सी, ए डी समांतर बी सी। समांतर का मतलब जब इसको आगे पीछे हम बढ़ाएंगे तो वो कहीं पर कटेगी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग एक 180 डिग्री होती है। आसन्न कोण का मतलब हुआ लगातार कोण, अर्थात चतुर्भुज के दो कोणों में जब एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसको कहा जाता है आसन्न कोण। जैसे आप देख सकते हो कोण ए और कोण बी, इस कोण को बनाने में भुजा ए डी और ए बी है और इस कोण को बनाने में भुजा ए बी और बी सी है। तो यहां पर भुजा ए बी जो है वो कोण ए में भी है और कोण बी में भी है। तो जब दो कोणों में एक भुजा कॉमन हो तो उसे कहा जाता है आसन्न कोण। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। इसी प्रकार से कोण बी प्लस कोण सी, इसी प्रकार से कोण सी प्लस कोण डी, और इसी प्रकार से कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होती है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, मेरा चौथा गुण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से संबंधित। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित
करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि जहां पर दो विकर्ण एक दूसरे को काटती हैं, तो उस विकर्ण का जो दो खंड बना, जैसे मान के चलिए कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें जो विकर्ण AC है और विकर्ण BD ये एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो विकर्ण AC का दो खंड बना OC और OA, विकर्ण BD का दो खंड बना OB और OD, तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये आपका समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से संबंधित गुण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटती है। आशा करते हैं कि आप सभी समांतर चतुर्भुज के चारों गुणों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का सबसे पहले परिभाषा जानेंगे कि समचतुर्भुज को अंग्रेजी में कहा जाता है रोम्बस, यानी समचतुर्भुज जो है यह समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। इसीलिए इसके परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि जब समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तब उसे समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें अगर आपका सभी भुजा बराबर है, यानी भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो अगर समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तब उसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कहने का मतलब कि जब समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे कहा जाता है समचतुर्भुज। अब इसके बाद आप समझिएगा कि समांतर चतुर्भुज के बाद यानी समचतुर्भुज का जो गुण है वो क्या होता है। प्यारे बच्चों, चूंकि हमने कहा कि व्हेन ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन दैट इज कॉल्ड रोम्बस। जब समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तब उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सभी समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। इसीलिए समांतर चतुर्भुज के सभी गुण समचतुर्भुज में भी होंगे, यानी सम्मुख कोण बराबर, आसन्न कोणों का योग 180। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या है, एक अच्छा गुण है, इसमें समचतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज से हट करके एक इंपोर्टेंट गुण है समचतुर्भुज का कि समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि इसके विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उस जगह पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आइए इसको फिगर में आप लोग समझिए। जैसे ABCD एक समचतुर्भुज है,
तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एसी, विकर्ण बीडी। तो यहां पर दोनों विकर्ण जहां कटते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। मतलब कि विकर्ण एसी, विकर्ण बीडी, विकर्ण एसी, विकर्ण बीडी जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां जो कोण बनता है प्यारे बच्चों वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण यानी एसी लंब होते हैं बीडी पर। या इसको आप पढ़ सकते हो एडी परपेंडिकुलर टू बीडी या बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। हिंदी में पढ़ेंगे एसी लंब बीडी पर, बीडी लंब एसी पर। बाद बाकी जो गुण है ओ ए बराबर ओसी, वो उसी के तरह है समांतर चतुर्भुज के तरह। ओबी बराबर ओडी। आशा करते हैं कि आप समचतुर्भुज को समझ गए होंगे। अब इसके बाद चतुर्भुज के अगले प्रकार में हम लोग चलते हैं आयत पर। आयत, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। यानी आयत भी समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जब समांतर चतुर्भुज के का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तब उसे आयत कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि when any one angle of a parallelogram is 90 degree then that is called rectangle। मतलब क्या कि जब समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, जैसे मान चलो यहां पर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोई एक कोण 90 डिग्री का है। मान चलिए कि कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो एबीसीडी एक आयत है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एबीसीडी एक आयत है। तो जब आयत के परिभाषा में आया समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, इसका मतलब है कि जितने भी आयत हैं वो सभी समांतर चतुर्भुज हैं और समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण होते हैं वो आयत में भी लागू होगी, क्योंकि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होती है। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं स्टार पॉइंट में इस चीज को, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होती है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी गुण समांतर चतुर्भुज में हो वो सभी आयत में भी होंगे। बस आयत में एक नया गुण है विकर्ण से संबंधित कि आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ये आयत है एबीसीडी, तो इसका जो विकर्ण है एसी और बीडी। ठीक है, तो यहां एबीसीडी एक आयत है, इसीलिए इसके विकर्ण एसी और बीडी बराबर होंगे। यानी ये एक इसके लिए नया गुण है आयत के लिए। बाद बाकी जितने भी समांतर चतुर्भुज में गुण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर,
आसन कोणों का जोड़ 180, वो सब इसमें भी लागू होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वर्ग। वर्ग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर्ड। जब समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तब उसे वर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि समांतर चतुर्भुज के जब सभी भुजाएं बराबर हो तो तब उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। पीछे पढ़े, बस उसमें एक नया चीज जोड़ देना है कि जब समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो और साथ ही कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तब उसे वर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि वर्ग जो है वो भी समांतर चतुर्भुज के ही एक प्रकार है। ठीक है, तो अब इसके बाद जितने भी गुण समांतर चतुर्भुज में होते हैं वो सभी वर्ग में भी लागू होंगे। ठीक है, वर्ग को एक हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब समचतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तब उसे वर्ग कहते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, बस उसमें एक चीज जोड़ देना है, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे ABCD एक समचतुर्भुज है, यहां ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोई एक कोण, मान के चलिए कि कोण A बराबर है 90 डिग्री, तब ABCD एक वर्ग कहलाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ग के गुण पर। क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, इसीलिए समांतर चतुर्भुज के जितने गुण हैं वो सभी वर्ग में भी लागू होगी। एक इसमें नया बात जानना है कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, वर्ग के लिए एक नया बात है ये। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा एक दूसरे पर लंब होते हैं। यानी जैसे ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग का जो विकर्ण है AC और BD, वो विकर्ण तो बराबर होते ही हैं और साथ ही विकर्ण जहां पर कटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विकर्ण
एसी लंब हैं विकर्ण बीडी पर, या विकर्ण बीडी लंब होते हैं विकर्ण एसी पर, या विकर्ण एसी लंब होते हैं विकर्ण बीडी पर। ठीक है, इस प्रकार से आपका वर्ग का परिभाषा हो गया और वर्ग का जो गुण है वो हो गया। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक पर चल रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो, तब उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं। जैसे यहां पर आपको हम बताते हैं ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख भुजा के दो युग्म यानी AB के सम्मुख है DC या DC के सम्मुख है AB, और इसी प्रकार से AD के सामने है BC और BC के सामने है AD। तो एक जोड़ा हो गया प्यारे बच्चों AD और BC, दूसरा जोड़ा हो गया AB और DC। तो परिभाषा कहता है कि जब चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो, ठीक है, तो जैसे AB समांतर DC, यानी AB और DC को आगे पीछे हम कितनों दूरी तक बढ़ाएंगे तो वो कहीं पर नहीं कटेगी। तो यहां पर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC के, यानी AB समांतर है DC, इसीलिए चतुर्भुज ABCD समलंब है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि समांतर चतुर्भुज के तो सर दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो क्या समांतर चतुर्भुज समलंब होती है? तो यहां पर हमने परिभाषा में बताया कि जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो, हमने ये नहीं कहा कि केवल एक युग्म समांतर हो। अगर हम ये कहते कि केवल एक युग्म समांतर हो तो तब इसका मतलब आपको वहां पर जो है हमने शर्त में बांध दिया कि सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर है, दूसरा युग्म समांतर नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमने कहा कि कोई एक युग्म समांतर होना चाहिए। अगर दोनों समांतर है तो क्या फर्क पड़ता है? तो परिभाषा जो सटीक परिभाषा है समलंब चतुर्भुज का वो यही है कि जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म समांतर हो, हमने यहां पर यह नहीं कहा केवल एक युग्म समांतर हो, कोई एक युग्म समांतर हो, तो कोई एक युग्म हमको देखना है समांतर, दूसरा वाला युग्म समांतर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ठीक है, तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि समांतर चतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज होते हैं। ध्यान रखना, यहां पर समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के प्रकार नहीं है। यहां पर हम ये अलग प्रकार का चतुर्भुज है, बस यहां पर हम इसके परिभाषा से कनेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी समलंब होती है वो सबके सब समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकती है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होती है। हम ये कहा कि सभी
समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होती है, लेकिन इसका विपरीत जो है वो सही नहीं है। जैसे समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, और एक समलंब चतुर्भुज स्पेशली करके हम बना लेते हैं एबीसीडी। तो यहां पर ये जो है, यहां दोनों जोड़ा आमने सामने का भुजा समांतर है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज है ही, यानी ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज तो है ही, साथ ही साथ हम इसको समलंब भी बोलेंगे। लेकिन एबीसीडी यहां जो है, इसमें बस एक जोड़ा आमने सामने का भुजा क्या है, समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, यानी ये सिर्फ समलंब है। समांतर तब होता जब ये दोनों जोड़ा भी होता समांतर, क्योंकि इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ लिखेंगे कि यह समलंब चतुर्भुज है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। समलंब चतुर्भुज से संबंधित एक हम विकर्ण से संबंधित एक गुण बता रहे हैं आप लोगों को, वो ध्यान रखिएगा। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, वहां से दोनों विकर्ण के दो खंड बन रहे हैं। जैसे ओए और ओसी, विकर्ण एसी के खंड हैं। ओबी और ओडी, ये विकर्ण बीडी के खंड हैं। तो कहता है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं, यानी विकर्ण के खंडों का जो अनुपात है, यानी ओए बटे ओसी बराबर ओबी बटे ओडी, यानी विकर्ण के खंडों का अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, बराबर होता है। अब इस पर जैसे आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे समलंब चतुर्भुज के बारे में, कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो एक्स का मान ज्ञात करें तथा उसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूं विकर्ण से संबंधित, ये आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन होगा, पहले आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे। तो समलंब चतुर्भुज अगर है एबीसीडी और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसमें ओ ए जो है वो मान लेते हैं x-2 सेंटीमीटर है, और ओसी जो है ये 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से ओबी जो है ये मान के चलिए कि 6 सेंटीमीटर है, और ओडी जो है ये 12 सेंटीमीटर है। तो यहां पर एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें OA बराबर x-2 सेंटीमीटर, OC बराबर 4 सेंटीमीटर, OB बराबर 6 सेंटीमीटर और OD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आपको x का माप निकालना है। तो अभी हमने बताया कि विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग समझते हैं।
यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। OA बटे OC बराबर OB बटे OD। जब इसमें हम मान को रखेंगे तो OA का मान है x-2 और OC का मान है 4। इसी तरह से OB का मान 6 सेंटीमीटर और OD का मान है 12 सेंटीमीटर। जब इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं x-2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2। कोना कोनी गुना करेंगे तो 2 से हो जाएगा इधर, तो 2x - 4 और 1 चौके 4। अब इसके बाद -4 को प्यारे बच्चों जब हम उधर करते हैं तो +4 हो जाता है और इस तरह से 2x बराबर आपका 8 हो गया और फिर 2 से ये 4 बार में कट गया। इस प्रकार से हम पाते हैं x बराबर 4। तो समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटते हैं। आशा करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा अगला है पतंग, काइट, यानी पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। तो पतंग का परिभाषा क्या होता है वो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए और फिर नोट भी कीजिए। काइट, जब किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं का दो युग्म बराबर हो तब उसे पतंग कहते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, आसन्न भुजाओं के बारे में अच्छे से बता दिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर कि हम एक चतुर्भुज लिए ABCD, जिसमें आसन्न भुजा AB AD के बराबर और DC BC के बराबर। तो यहां पर आसन्न भुजा का दोनों जोड़ा बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AD और BC बराबर DC। इस प्रकार से यहां पर आसन्न भुजा का दोनों जोड़ा बराबर है। AD बराबर AB, CD बराबर CD। ठीक है, तो ये आपका पतंग का परिभाषा हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग चतुर्भुज के टॉपिक का जो बेसिक हमने बताया वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हमारा है क्लास 10th में ज्यामिति का पार्ट वो है त्रिभुज। त्रिभुज में भी हम लोगों को यहां पर जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो पढ़ना है थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम। ठीक है, तो आप लोगों को अगले वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में बताएंगे। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।